अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं हसैन लियाकत और गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, वेलकम, सब कुछ आपको हो चुका तो मैं आपको कहता हूँ पखैर रागले। ख़वातीन वज़ात, हमेशा की तरह हम कुछ अच्छी स्टोरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। और आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि आप इससे पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अब इनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और अब बो काटा होगा और पूरे पंजाब में होगा और स्पेशली लाहौर बो काटा और बसंत के हवाले से जाना जाता है। सो पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का फैसला कर लिया गया है। सोर्सेज का बताना है कि इजलास में बसंत फेस्टिवल के इंतजामात, सिक्योरिटी और कानून पर सख्ती से अमल दरामद के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि बसंत से मुतालिक मौजूदा कवानीन पर मुकम्मल सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और किसी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मोटरसाइकिल्स पर रॉड लगाए जाएंगे ताकि डोर के हादसा से बचा जा सके। और इसके अलावा फैसला किया गया कि डोर की तैयारी लाहौर के मखसूस मकामात पर की जाएगी और इन मकामात की बाकायदा से निगरानी भी होगी। पंजाब हुकूमत ने कहा है कि बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और कावानीन के मुताबिक मनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे इक़दाम यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपको याद होगा, आपसे 2 रोज़ पहले ही हमने खबर भी शेयर की थी और बाकायदा हमने कानून भी बताया था कि किन किन कानून के तहत आप बसंत को मना सकते हैं। आपकी डोर किस तरह की होनी चाहिए, आपकी रजिस्टर्ड होंगी काइट्स भी और डोर्स भी, QR कोड भी लगा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप मनाएंगे। क्योंकि अब देखें, अब ये इस तरह का इवेंट है ना कि इससे कोई भी नहीं रह सकता। जब पाबंदी लगी हुई थी तब भी लोग छुप छुप कर इस बसंत को मनाते ही थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर अगर आपको इजाज़त मिल गई है तो ये फ़र्ज़ है आपका काम भी है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए ही इस इवेंट को मनाएं और अच्छे से मनाएं, ताकि कुछ भी हमें अजीबो गरीब सी खबरें ना मिलें। आगे बढ़ते हैं। और पंजाब हुकूमत ने कैंसर और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को बड़ी सहूलत देते हुए उनके मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कैंसर और आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड फराहम किया जाएगा और हर मरीज इस कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल कर सकेगा। इलामिया के मुताबिक इस प्रोग्राम के पहले मरहले में 45,000 अफराद जो हैं मरीज जो होंगे वो नए स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड से महंगे इलाज के अखराजात से बेफिक्र हो जाएंगे। और वज़ीर आला पंजाब ने स्ट्रोक और फॉलिज के जो बरवक्त इलाज है उसके लिए भी प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया है। जबकि सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन भी मुकर्रर की गई है। इस मौका पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने उन्हें तफसीली ब्रीफिंग भी दी है और बहुत अच्छा स्टेप है ये। दैट्स वेरी ग्रेट। और हम पंजाब हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से बात करते रहते हैं और आए दिन उनके नए इनिशिएटिव सामने आते हैं। और सिर्फ ये इनिशिएटिव नहीं होते हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा बड़ी खुशी के साथ कि हम वो ग्राउंड में होते हुए देखते हैं। अगर बसेस का आगाज़ होता है तो वो बसेस हमें ग्राउंड में नज़र आती हैं। अगर पिंक बस सर्विस का आगाज़ होता है या पिंक स्कूटर्स का आगाज़ होता है वो हमें ग्राउंड में नज़र आते हैं। इस तरह के हॉस्पिटल्स का जहाँ पे कार्डियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो हमें ग्राउंड में नज़र आते हैं। सो डैट इज़ वेरी गुड। लेकिन क्या मरियम नवाज शरीफ या फिर पंजाब हुकूमत इस तरह का निज़ाम बनाएगी कि उनके जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, चाहे हो सकता है वो PTI की हो सकता है वो पीपल्स पार्टी की हो, वो इस पे अमल दरामद करते हैं नहीं? क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा है कि जब एक गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे काम करती है तो आने वाले या तो उन मंसूबों को ख़त्म कर देते हैं या उनके नाम बिगाड़ देते हैं या उनमें इतनी ज़्यादा खुर्द-बुर्द साबित करके उनको बंद कर देते हैं कि ये ख़जाने के ऊपर बोझ है। सो इस तरह के इक़दामात के हवाले से भी हम आगे जाके हमें देखना होगा कि ये कितने सस्टेनेबल हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक अच्छी खबर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ। नवीद कमर साहब ने उसकी सदारत की, जिस इजलास में FBR के जो हुकाम थे उन्होंने भी शिरकत की और महंगे स्मार्टफोन्स पर 55% तक टैक्स की जो ड्यूटी वसूल की जाती है उसका भी एतराफ़ FBR की जानिब से किया गया। कमेटी के अरकान ने मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सेस की कमी का मुतालबा किया और कमेटी के चेयरमैन नवीद कमर साहब ने तो बरमला कह दिया कि FBR गाड़ियों के बाद मोबाइल फ़ोन्स पर बेतहाशा टैक्स ले रहा है। इस मुल्क में बड़ी गाड़ी या मोबाइल फ़ोन रखना गुनाह तो नहीं है। और कमेटी के बेशतर अरकान ने यह भी कहा कि मोबाइल फ़ोन्स कोई लग्जरी आइटम नहीं है बल्कि ये हर शख्स की ज़रूरत है। आप मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सों के मामले पर मार्च के वस्त में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और नवीद कमर साहब का कहना था कि हम नए बजट से पहले मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स के मामले का जायज़ा लेंगे और कमेटी ने
सिफारिश भी की है कि अगर स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स या फिर सामान इसको मतलब पुरतायुश ना कहा जाए तो इसमें टैक्स कम होना चाहिए, और यह ज़रूरत का सामान है तो इसको ज़रूरत का सामान ही समझना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये स्टोरी भी हमने आपके साथ अब से कुछ रोज़ पहले ही शेयर की थी, जब हमने बात की थी कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया और कहा गया कि फ़ोन अब आपकी ज़रूरत है, ना कि ये है कि ठीक है जैसे जैसे जो मॉडल आता है इंसान रखता है, उसकी मतलब एक ज़रूरत भी होती है और साथ में ये एक अच्छी चीज़ लेनी भी चाहिए। तो अब ये नहीं है कि आप ज़रूरत पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दें, और इस हवाले से जितनी कमी हो वो बेहतर है, ताकि हर इंसान हर चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सके, हर अच्छी चीज़ उसके पास भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं रूस और चीन की फ़ज़ाइया ने जापान की सरहद पर मुश्तरका फ़ज़ाई सरगर्मियों की निगरानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से टोक्यो अपने लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में बुलंद करने पर मजबूर हो गया है। जापानी वजारत दिफा के मुताबिक रूस और चीन की यह मुश्तरका सरगर्मी मंगल की रात उस वक्त देखी गई जब दोनों ममालिक के जंगी और बमबार तैयारों ने जापान की फ़ज़ाई हदूद के करीब तवील दुरानिया की मुश्तरका परवाज़ें की। आपको ये भी याद हो कि हालिया दिनों में टोक्यो और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा भी हुआ है, और जापानी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी जो TU-95 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बमबार तैयारे हैं वो पहले बहिरा जापान से उड़े और मशरकी बहिरा चीन की जानिब बढ़े, जहां वो 2 चीनी H-6 बमबार तैयारों से जा मिले, और दोनों ममालिक के तैयारों ने उसके बाद बहरुल काहिल के ऊपर तवील मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही थी परवास की। जापान और चीन के दरमियान ये ताज़ा कशीदगी उस पस मंज़र में है कि गुज़श्ता माह जापानी वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उससे जापान की सलामती को खतरा हो सकता है, तो जापान उसका मुकम्मल तौर पर रद्द अमल भी दे सकता है। बिल्कुल ऐसी है, और ये लड़ाई हमें दूर जाते हुए भी नज़र आती है, क्योंकि ये जिस तरह हमारे यहाँ, अगर आपको मैं आसान अल्फाज में बताऊँ तो हमारा और भारत का एक मसला चल रहा है, तो वो मसला बेसिकली तो कश्मीर के ऊपर चल रहा है, तो इसी तरह से ताइवान का जो मसला है ये जापान और चीन के दरमियान चल रहा है। लेकिन अब अगर चाइना और जापान की बात की जाए तो उसमें आपको पता है कि दोनों बहुत बड़ी मईशतें भी हैं। लेट्स सपोज इनके दरमियान अगर जंग छिड़ती है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हैं, उनकी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ये दोनों ममालिक बनाते हैं। लेकिन चाइना की इससे पहले ये पॉलिसी रही है कि वो इस तरह से किसी भी मुल्क के साथ वॉर का आगाज़ नहीं करता, और कन्वेंशनल जंग की तरफ तो वो जाता ही नहीं है। सो अब देखते हैं कि इसका क्या होगा, क्या यहाँ पे कन्वेंशनल जंग वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तैयारे तो अब उनकी उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ रहे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जो कि मैंने आपको बतानी है। आप भी खुश होंगे, सुनने वाले भी खुश होंगे, और इसमें कुछ ऐसा है जो कि आप आखिर में सुनेंगे तो हैरान भी होंगे। मुलाजमीन अब ऑफिस टाइम के बाद बॉस का फ़ोन ना उठाएं। कानून साजी का आगाज़ कर दिया गया है, और पार्लियामेंट में दफ्तरी औकात के बाद दफ्तर के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को नज़रअंदाज करने का हक देने के लिए राइट टू डिसकनेक्ट नामी एक बिल पेश कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक रुकन असम्बली की जानिब से पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल में कहा गया है कि हर मुलाजिम को ये कानूनी हक हासिल होना चाहिए कि वो दफ्तर के वक्त के बाद अपने बॉस की कॉल ना रिसीव करे, और ना ही ईमेल्स का जवाब देने का वो पाबंद होगा। इसके अलावा इस बिल में ख़वातीन मुलाजमीन के लिए भी खुसूसी अयाम में दफ्तर के अंदर हाइजीन सहूलतें फराम करने और बाकायदा पेड लीव्स देने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। लेकिन ख़वातीन वज़ात ये सब पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बल्कि ये कानून साजी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हो रही है, जहां पहले मुलाजिम जब आप को स्टोरी पढ़े थे ना बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन जब मुझे आप पता था कि एंड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मैं आपको इंटरवीन नहीं करना चाह रही थी बीच में। बिल्कुल ऐसे ये पड़ोसी मुल्क भारत में हो रही है, जहां पे मुलाजमीन को वर्क लाइफ बैलेंस देने के लिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में भी मुलाजमीन को दफ्तरी औकात के बाद डिसकनेक्ट होने का कानूनी हक दिया जाता था, और ये मेरा ख्याल है कि अब पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हमारी इस मोबाइल ने कर दी है कि आप यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको ऑफिस वाले किसी भी जगह पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो आप उस कनेक्टिविटी में रहते हैं जो ऑफिस के माहौल की कनेक्टिविटी है, तो अपने आप को थोड़ा सा डिसकनेक्ट करके घर के कामों में मशगूल रहना, बच्चों के साथ मशगूल रहना, बड़ों के साथ मशगूल रहना, कम्युनिटी वर्क करना, वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करता है। हाँ, मैं भी उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। वैसे
आपको कौन सा मैसेज आते हैं, कौन सी कॉल्स आती हैं? हाँ ऐसा भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं ना जो मेरे कलीग हैं उनको तो आते रहते हैं, वो बेचारे सारा दिन इसी खपत में लगे रहते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, क्या होगा कल। आपको तो जब आप मैसेज करते हैं बाजू का तो उसका 4 घंटे बाद रिप्लाई आता है जी नहीं हमें सो रही थी, अगर मैं सो ना रही होती हूँ तो मैं आपको 12 बजे। लेकिन मैं तो वैसे सबकी बात कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ अपनी बात ही सबकी बात कर रही हूँ कि यहाँ हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए आप पूरे ऑफिस की बात करिए ना, सुबह की सोच की टीम की बात ना कीजिए। सुबह की सोच की नहीं, टीम की तो बात करनी चाहिए। टीम को तंग करते हैं वैसे? मैं टीम को सराहती हूँ। हम तो टीम को तंग नहीं करते हैं वैसे। अब हमारे अलावा अगर कोई तंग करता है उनको तो हम उसकी बरमला मुजम्मत भी कर सकते हैं। हाँ ये भी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं फ्लोरिडा। और ये वीडियो मैं कल से 2-3 बार देख चुकी हूँ, बल्कि आज सुबह भी मैं आते हुए देख रही थी ये वीडियो। तो वीडियो में आपको शायद कुछ समझ आया हो, अगर नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। फ्लोरिडा के ब्रेविट काउंटी में एक छोटे तैयारे ने I-95 हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, जिस दौरान ये तैयारा एक चलती कार से टकरा गया और हादसे में कार की ड्राइवर जो थी वो मामूली जख्मी हुई, जबकि तैयारे में जो 2 अफराद थे वो भी महफूज रहे हैं। और वाकया शाम तकरीबन 5:45 पर हुआ, जब तैयारा कोको के करीब जनूब की समत लैंड करने की कोशिश कर रहा था। हाईवे की दोनों समतें कुछ देर तक के लिए बंद रही, लेकिन बाद में वो ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। लेकिन इस स्टोरी में अच्छी चीज़ क्या थी कि जो कार ड्राइवर थी वो भी महफूज रही और जो सवार थे तैयारे में लोग दोनों वो भी महफूज रहे। बिल्कुल ऐसी। और ये एक बड़ा ऐसा वाकया था जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। एक तो जहाज ने, वैसे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि ये जो मोटरवेज बनाई थी किसी ज़माने में तो इतनी इनकी हमने कुछ एरियाज़ में लंबाई और चौड़ाई इतनी रखी थी या फिर लंबी इस तरह थी कि और स्ट्रेट थी कि यहाँ पे हम जहाज भी हंगामी सूरत हाल में उतार सकते हैं। लेकिन वो हमारे सामने फ्लोरिडा में उतर गया और फ्लोरिडा में उतरा, लेकिन खैर वो तो शायद किसी टेक्निकल खराबी की वजह से उतरा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि ना उसमें ड्राइवर को कुछ हुआ, कार के ड्राइवर को कुछ हुआ और ना ही पायलट को कुछ हुआ और उसके जितने भी सवार थे वो भी सारे महफूज रहे। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको हम देख के हैरान जरूर हुए। लेकिन हमारी जो मोटरवे है, मेरा ख्याल है कि अब हमने जो लड़ाका तैयारों के लिए बनाई थी ना, वो मेरा ख्याल है कि अब उसको नहीं वो लड़ाका तैयारों के लिए बनाई थी तो उसका हमें ये मिल गया कि हम अगर कोई प्रोफेशनल लड़ाका तैयारा चलाने वाला वहां पे उसको लैंड करना चाहे तो लैंड कर सकते हैं। अब तीन रोज़ आगे बढ़ते हुए सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखते हैं जो गर्मियों के सीज़न में नहीं होती। और सर्दी का जब नाम आता है तो हैदराबाद की किचक याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो जायका है जो 77 साल से ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है। और हैदराबाद की ये कचक अपनी खालिस रवायती तैयारी, शानदार जायके और मजबूत खानदानी विरसे की वजह से आज भी लोगों की पहली पसंद है। आइए देखते हैं आखिर ये कचक में ऐसा क्या खास है जो इसे पाकिस्तान भर में मशहूर बना देता है। अब्बास अली वाहिद की रिपोर्ट। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की एक मशहूर सौगात यहाँ की गजक है, जिसे खाने के लिए शहरी सर्द मौसम का इंतजार करते हैं। गजक बनाने से पहले चीनी और गुड़ को मिलाकर चाशनी तैयार की जाती है। फिर चाशनी को ठंडा होने के बाद मुख्तलिफ मराइल से गुजारकर उसमें सब्ज इलायची और तिल मिक्स करके पेड़े बना दिए जाते हैं। फिर उन पेड़ों को मखसूस लकड़ियों के हथौड़ों से खूब कूट कर गजक तैयार की जाती है। भुने हुए तिल जब उसमें शामिल होते हैं तो गजक के कारखाने में भी खुशबू फैल जाती है। कारीगर का कहना है कि हम गजक बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान अज्जा की सफाई और गुड़ की क्वालिटी पर देते हैं। ये है मौसम है कि मौसम के हिसाब से मौसम है सर्दी के मौसम में तिल जो होता है गर्म होता है, इसी में लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरह शौक से खाते हैं। और ये हमारी यहाँ के अलावा पंजाब है या कोयटा है या बाहर मुल्क में भी जाती है। और ये मौसम के बाहर के हिसाब से हमारी गजक बनी जाती है। और ये इसलिए कि लोगों को फ़ायदा होता है, मसाले के तौर पर जिस्मानी कमजोरी होती है उसको ताकत भी दे दी जाती है। हर पीस हाथ से तैयार होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हैदराबाद की गजक का मजा कहीं और नहीं मिलता। सर्दियों में इसकी मांग बढ़ जाती है और यही वजह है कि ये गजक हैदराबाद से निकलकर कराची, पंजाब समेत मुल्क भर में जाती है। और ख़ास बात यह है कि यही गजक बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी तोहफे के तौर पर मंगवाते हैं। शक्कर, गुड़, तिल और सेहत बख्श अज्जा से तैयार होने वाली ये सौगात हैदराबाद की पहचान समझी जाती है। कैमरामैन कामरान के साथ अब्बास अली वाहिद, ABN न्यूज़, हैदराबाद। क्या बात है जी। गजक आपने देख ली और गजक पूरे पाकिस्तान में मशहूर भी है और इसको आप खाते भी हैं। और इसकी रिपोर्ट में एक बड़ी ख़ास बात ये थी गज़ल की, उन्होंने कहा कि हम
सफाई का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। और हालांकि हम तमाम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम ये सफाई- डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हम तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना फ्लोर पे सारी चीजें कर, हो सकता है कि उस फ्लोर पे वो किसी भी शख्स को जाने की इजाजत ही ना हो, सिर्फ वही लोग वहाँ पे सफाई सुथराई करने के बाद वहाँ पे बैठे हों और वो गजक बनाते हों। सो इस तरह की चीज़ें अगर उन्होंने की हैं आप सबके सामने, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड भी जरूर होगा। खवातीन हो जाती, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की क्योंकि बॉलीवुड में एक बार फिर मन घड़त स्क्रिप्ट्स के साथ वो चीज़ सामने आई है, वो फिल्म सामने आई है जहां पाकिस्तान की असल कहानी और हकीकी किरदारों को ऐसे रंग में दिखाया गया है जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। नई भारतीय फिल्म में बहादुर पुलिस अफसर चौधरी असलम का किरदार भी पेश किया गया है, मगर जिस तरह उनके मिजाज, उनकी कार्रवाइयों और उनकी शख्सियत को बदल कर दिखाया गया है वो हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर है। फिल्म में कई जगह मुबालगा आराई भी की गई है और कुछ किरदारों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और कुछ ऐसे वाक़यात शामिल किए गए जो कभी हुए ही नहीं थे शायद। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और जानेंगे कि हकीकत उस शख्स से जो चौधरी असलम को सबसे बेहतर जानती है, उनकी अहलिया। वो हमें बताएंगी कि असल चौधरी असलम कौन थे, उनका किरदार कैसा था, में उनको किस तरह से पेश किया गया, मन घड़त पहलुओं के बारे में ये तमाम तर चीज़ें आज हम जानेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ चौधरी असलम साहब की अहलिया नौरीन असलम मौजूद हैं और फिल्म का नाम धुरिंदर है, जो कि इस वक्त आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं और पाकिस्तान पे इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा सवालात नौरीन साहिबा आपने भी इस हवाले से उठाए थे। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जब फिल्म रिलीज़ हुई, इसका ट्रेलर भी आपने देखा होगा, फिल्म को भी आपने देखा, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या था और आपका तासुर भी तो एक कायम हुआ होगा उसको देख के चौधरी साहब के बारे में, जिनके साथ आपने अपनी पूरी उम्र गुजारी? तीन चीजें बड़ी अलग थी इस मूवी के ट्रेलर में अंदर। एक पहला लफ्ज था जिन और शैतान के मिलाप से 9 महीने बाद चौधरी असलम पैदा होता है। ये आम मुसलमान लोग हैं और चौधरी असलम की वालदा बड़ी दीनदार खातून थी, परवरदार खातून थी, तो जिन्हों से मुरासम इस्लाम के अंदर नहीं होते और न शैतानों से। और बाकी फिर इस मूवी के अंदर सुना है जाकर उन्होंने ये शो किया कि चौधरी असलम एक जिन जैसी हैसियत रखता है जिसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि रहमान डकैत को उन्होंने जो दिखाना था इतना बड़ा, जब कितने जोगा नहीं था जितना बना डाला। चौधरी असलम ने इससे बड़े बड़े काम किए ऊपर, ठीक। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे एंटी कराते हैं हमारे इदारों के लिए, हमारी सोच के लिए, तो जो कि हम अपनी सोच से कभी बात नहीं बर्दाश्त करते। अच्छा नौरीन साहिबा, ये भी बताएं कि चौधरी असलम का जो किरदार है फिल्म में रिकॉर्ड किए जाने से पहले क्या बॉलीवुड की जानिब से आपसे कोई राब्ता किया गया था कि हम इस तरह से उनका किरदार बनाएंगे, पेश करेंगे, ये फिल्म बन रही है? नहीं, किसी से कोई राब्ता पाकिस्तान से नहीं किया उन्होंने, ना मुझसे किया। अच्छा। ना पुलिस से, ना रिपोर्टरों से भी। सीनियर रिपोर्टर भी बैठे थे जो चौधरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो किसी से राब्ता नहीं किया। बस इन्होंने पता नहीं पाकिस्तानी मूवी जो जैसी बनाई थी और भी रहमान के ये घूमी और दी एंड हो गया। अच्छा। और इन्होंने जरा पैसा ज्यादा लगाया और इनकी क्वालिटी है ज्यादा, ठीक। पर चौधरी असलम के किरदार को सुना गया, जो अभी तक बयान किया है वो एक दबंग ऑफिसर की सूरत पे। अच्छा, मुझे नौरीन साहिबा ये भी बताइएगा कि आपने खुद ही पिछले सवाल के जवाब में भी रहमान डकैत की बात की थी और हम भी जब उसको देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो रहमान डकैत को तो बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया गया, हालांकि वो इतनी कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी या इतना बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं था। सो ये देख के आपको कैसा लगा? और ये भी तो हकीकत से बहुत दूर कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। वो एक इलाके तक महदूद था जिसको कहते हैं लियारी, और बलोचिस्तान की हदें थी उसकी, ठीक है, चुपने की, भागने की, इधर उधर की। तो कोई बहुत दुनिया का बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान का नहीं था, उससे बड़े बड़े चौधरी ने इधर मुकाबले किए हैं। ये इतने जोगा नहीं था जितना बना डाला। और इनका क्या मकसद है इसके अंदर मूवी में, इस किरदार को लीड करना। और दूसरी बात यह है कि तर्जुमान पीपल्स पार्टी को जवाब लाजमी देना चाहिए। बीबी की पिक्चर लगी है लियारी के अंदर और एक जलसागाह बनाया गया जिसमें रहमान स्टेज पे और अवाम नीचे और बीबी के पोस्टर लगा है। तो शो करते हैं। फिर नबील गबोल पे भी कहानी घुमा दी उन्होंने थोड़े से।
अच्छा नौरीन साहिबा, मुझे बताइएगा कि हमने वैसे तो हम सब जानते हैं यकीनी तौर पर असलम चौधरी साहब को, लेकिन जिस तरह से फिल्म में काफ़ी उनका किरदार एग्रेसिव दिखाया गया है, हकीकी ज़िंदगी में वो किस तरह के मिजाज के मालिक थे? अवाम को चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप अवाम को बताएं कि वो असल में इंसान कैसे थे। समझू जरूर था, सिर्फ उन लोगों के लिए जो जमीन पे कत्ल करे उनका कत्ल करो, ठीक है। और मट्टी को पाक करने का उसके अंदर जज्बा भी था। उसने काबा में कसम खाई है, रब ने मुझे मुजाहिद भेजा, ठीक। बाकी दूसरा पार्ट उसका लाइफ का ये था, उस जैसा ना कोई ऑफिसर नहीं आ सकता दिल के लिहाज से, कि मैं कहूँ उसके अंदर वली जैसी खुसूसियात है। और सईद सदीकी जो थे जियो पे FIR पे उन्होंने एक प्रोग्राम किया था असलम पे, कि चौधरी असलम के सीने में दो दिल धड़कते, एक वो जो गरीबों के लिए, एक वो जो दहशतगर्दों के लिए, और यही सच है। मुझे नौरीन साहिबा ये भी बताइएगा कि इस फिल्म की रिलीज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपसे कोई रब्ता हुआ? क्योंकि जब हम फिल्म को देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखाई गई हैं और वो भी शायद उस तरह से हकीकत पे मबनी नहीं है। सो उन्होंने कोई रब्ता किया आपसे? मैंने तो ना मुझसे रब्ता किया, ना उन्होंने कोई अभी तक मेरे ख्याल में कोई ऐसा जवाब दिया है ना। कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की मट्टी के लिए बात करती हूँ, मैं अपने इदारों के लिए भी बात करती हूँ, मैं अपने चौधरी के लिए बात करती हूँ। जो मेरे पास अथॉरिटी है वो 3 चीजों की है। मैं हक रखती हूँ, सारी इस शहर के लिए कुर्बानी है। सही, यकीनी तौर पर। अच्छा मैडम, मुझे अगर वाकई अगर हम ये कहें कि चौधरी असलम साहब पर एक बाकायदा एक फिल्म बनाई जाए, तो फिर आपको क्या लगता है, आपके ख्याल में उनकी असल बहादुरी और कारनामों को सही तरीके से पेश किया जा सकेगा? तो बननी चाहिए थी। जो लाइफ के रियल किरदार है वो घर से भी मंसूब है। चौधरी असलम 2 चीजों पे मुनसर है। एक तो वो दहशतगर्दों के लिए दहशत की अलामत, वो रोल प्ले होना चाहिए। दूसरा रुख उसकी फैमिली का और उसके हल्का अहबाब का वो क्या था, हाँ रियल। फिर उन गरीबों का, जो गरीबों का मसीहा भी था 300 घरानों के लिए। मेरे पास तो ऐसी कॉल्स थी शादत के बाद, खवातीन रोती रही और बच्चियां कि आज हमारा बाप इस दुनिया से गुजरा है, चौधरी साहब ने हमें पाला है। हमारा मुंह खोलने से पहले हमारे घरों तक चीजें पहुंचाने वाला चौधरी असलम है। और चौधरी असलम अपने घर में ये बातें नहीं बताता, वो उसका कनेक्ट खुदा के साथ है, कनेक्शन कि मैं जानूं, मेरा रब जाने और मेरे काम जाने। और अल्लाह ने उसको मुजाहिद चुना। ये बात उसने काबा के अंदर कसम खा दी कि मैं रियल मुजाहिद हूं, पाकिस्तान की मट्टी का वफादार रहूंगा। वाकई वफा करके गया। अगर ड्यूल चाल होती ना, आज जिंदगी में जी अच्छा, लिया होता। नौरीन साहिबा मुझे ये भी बताइएगा कि हमने इस फिल्म में एक डायलॉग देखा जिसमें दिखाया गया कि जैसे कि चौधरी साहब को शायद बलोच लोगों से और वहाँ के जितने भी गैंगस्टर्स को ही बेसिकली दिखाया, लेकिन उनसे इस तरह की हमें वो पोर्ट्रेट किया गया कि उनको बलोचों से बहुत ज़्यादा नफरत है। क्या हकीकत में ये ऐसा था, या फिर इस डायलॉग को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि ऑलरेडी बलोचिस्तान को लेकर तो इंडिया में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और वो इस हवाले से साजिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से बलोच अवाम के दिलों में एक नफरत पैदा करे पाकिस्तानी के लिए। हम चाहते हैं कि आप इस हमारे शो के तवस्सुत से लोगों को बताएं। नहीं, असलम हमेशा जो मुल्क के दुश्मन, जो मट्टी का खून करेगा, असलम उसका दुश्मन है। और लियारी के अंदर ऐसी अवाम प्यारी भी है जो असलम को, जिनके घर असलम के तवस्सुत से चलते रहे। मैं खुद गवाह, मेरे पास लेडीज आई, मैंने अवाम को कभी नहीं वो किया। मेरे पास तो 300 औरतें अवाम औरतें आई बलोचों की। और हम गरीब एक बड़ा धमाका भी कर दूंगी कि हम बलोचों के साथ क्या रखते हैं रिलेशन, ठीक है। पब्लिक गलत नहीं है, जो हैंड्स अप करते हैं ना, यरगमाल बनाते हैं, वो लोग गलत है। ये उनकी औरतें कहती रही, मैं नाम नहीं ऑन कर सकती क्योंकि जिंदगी है उनकी भी, जिन्होंने कहा कि चौधरी हमारी उम्मीद थी, चराग था कि पाकिस्तान के बल के लियारी को सारा साथ यही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। फिर अच्छा, संजय दत्त ने एक जितने भी रोल प्ले किए, सुना मैंने कि जैकेट वो पहनी हुई है, बम प्रूफ जैकेट, ब्लड प्रूफ, जबकि चौधरी असलम ब्लड प्रूफ जैकेट कभी नहीं यूज की। सही सही, यकीनी तौर पर मैडम ये चीज़ें तो आपने क्लियर की हैं और शायद ये बनता भी था इन चीज़ों को वाज़े तौर पर सामने लेकर आना। अच्छा, मुझे आप लास्टली ये बताइएगा कि क्या आप इस फिल्म के बाद किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखती हैं कि आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी?
अगले 5 असलम को उन्होंने नेगेटिव कर दिया या कुछ ऐसा किया, लाजमी है हम कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। हम फैमिली हैं, हमारी कुर्बानी इस पाकिस्तान के 20 साल की 2 महीने की नहीं है। हम चौधरी को पाकिस्तान के 70% लोग चौधरी को हीरो मानते हैं और हिस्ट्री चौधरी असलम रकम कर चुका। सही। साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने ABN न्यूज़ को वक्त दिया और हमारे साथ तफसीली गुफ्तगू की। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे मुल्क की सियासत की, क्योंकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो एक तरफ इमरान खान की बहनें ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो दूसरी तरफ PTI ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता राबिता भी किया है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से हुआ है। उधर पंजाब असम्बली ने भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर करके एक नई सियासी बहस को भी जन्म दे दी है। और इसी दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सख्त बयानात भी सामने आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने ये वाजे किया है कि एक सियासी जमात अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज इलेक्शन कमीशन पर ना अपोजिशन का एतमाद है और ना ही हुकूमत को है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बयानात, ये करारदादें और ये दावे पाकिस्तान की सियासत को किस समत में लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, सबसे पहले तो आपको सुबह की सोच में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमने देखा है कि नून लीग बड़ी तनकीद कर रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी एक तनकीद हमें नज़र आ रही है। लेकिन क्या समझते हैं, क्योंकि जो उनकी तनकीद है, उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात जो सियासी दज्जाल का काम कर रही है, उसकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान एक दरार पैदा की जाए। सो ये किस जमात की बात करें? वैसे ये थोड़ा सा वाजे उन्होंने नहीं किया। देखिए, एक जमात है, आप जानते हैं, वो कहती है कि नेशनल एक्शन प्लान हम नहीं फॉलो करेंगे। वो ये कहती है कि तालिबान को हम नहीं निकालेंगे। वो कहती है अफगानियों को हम बिठा के यहीं बसाएंगे और उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो ये सब चीज़ें बाकी 3 सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बाकी 3 सूबे कहते हैं कि नहीं, हम नेशनल एक्शन प्लान पे काम करेंगे और इंशाल्लाह ये जो अफगानिस्तान के शर्त पसंद नासिर जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दियां कर रहे हैं, उनको हम उखाड़ के फेंकेंगे। हमारी ये सोच है। हम ये कहते हैं कौमी मफाद में हर वो फैसला जिसमें नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, हम उसको रोकेंगे, हम उसके फेवर में नहीं है। तो ये फर्क हो गया बड़ा वाजे कि 3 सूबे और बाकी जमातें फौज के साथ हैं और वो कहती हैं कि कौमी सलामती में ऐसी कोई भी चीज जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हम उसको साथ नहीं देते। लेकिन एक जमात ऐसी है KPK में जो इसको सपोर्ट कर रही है और उन तीनों से बरखिलाफ है। यहीं पे सवालिया निशान उठता है कि इस जमात को नेशनल सिक्योरिटी के अजीज नहीं है, कौमी मफादात अजीज नहीं है, जो वो उन 3 सूबों से अलग हटके अपनी राय रखती है। तो ये सब चीजें हैं जो सवालिया निशान। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, जैसे मैंने अपने इब्तिदा में बात की थी, कि उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पर ना अपोजिशन जमातों का एतमाद है, ना इत्तेहादी जमात का एतमाद है। और फिर वज़ीर आला पंजाब सिंध आए और सिंध आखिर इलेक्शन में हिस्सा लें, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी जमातों पर पाबंदी मेरी राय में नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? समझते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मिच्योर्ड एक किरदार अदा करा है, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी के साथ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो भी कराए हैं और उसके नताइज आपके सामने हैं। तो ऐसे इदारों को सराहना चाहिए कि उन्होंने इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद
जो अपना ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार रखा। अच्छा बेग साहब, मुझे ये बताइए, पंजाब असम्बली में एक करारदाद भी पेश हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की करारदाद को मंजूर भी किया गया, उसको बैन लगाना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? क्योंकि कई इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी ऐवान में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो दूसरे नामों के साथ है, दूसरी पार्टीज़ के उन्होंने अब वो लिए हुए हल्फनामे लिए हुए, तो उनको बैन करने का फ़ायदा क्या आपको नज़र आ रहा है? पंजाब असम्बली में कोई रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, लेकिन हम एक जमहूरी पार्टी हैं। हमने जमहूरियत को बका के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं। हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने शहादतें दी हैं। लिहाजा मैं और हमारी जमात कभी भी इस बात के कायल नहीं है जिसमें एक सियासी जमात को कालअदम करार दिया जाए या उसकी सरगर्मियां बंद कर दी जाएं। हमारी तो ख्वाहिश और हमारी कोशिश यही होती है कि जमहूरी सफ़र, जमहूरी अमल जारी रहे, और उसके लिए हम ये बहुत ही मजबूरी होगी जब हम ये देखें कि कौमी सिक्योरिटी पे मसाइल आ रहे हैं या नेशनल कौमी मफादात के ऊपर कुछ खतरा है, तो उस सूरत में ऐसी बात कभी सोची जा सकती है, लेकिन वो बहुत ही इंतहाई और आखिरी फैसला होगा। हम यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहे, और अब जो इंडिया भी दिया पीटीआई ने पीपीपी से बातचीत करने का और जमातों के साथ भी, तो ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। सही। अब ये बातचीत का मामला तो शुरू हुआ है, लेकिन इसके साथ अब एक और भी वजह सामने आ रही है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो ये कह रही हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और हम देख भी रहे हैं जिस तरह से ये धरने रात रात तक जारी रहते हैं, इजाज़त नहीं मिलती मुलाकात की। आपको लगता है वाकई ये नाइंसाफ़ी है? देखिए, वो तो कोई नई चीज नहीं है। उनका बयानिया यही है कि मजलूम साबित करें। लेकिन आज जो मुझे एक बात मेरे तक पहुंची है जो बड़ी खुशाइंद है कि अब पीटीआई की क़यादत और आला जो उसके अहदेदारान हैं उनकी मशवरे से ये कहा गया कि वो बातचीत का एक सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, और उसमें वो पीपीपी से भी बात करने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल। ये एक चीज है जिसका मैं पहले दिन से उनको कह रहा था कि आप ऐवान में अपनी जो भी आददी हैसियत है उसके हिसाब से ऐवान को इस्तेमाल करें। सियासी जमातों से आप गिव एंड टेक की बात करें, क्योंकि वही वो जमातें हैं जो इनको कुछ दे सकती हैं या ले सकती हैं, और जमहूरियत की बहाली के लिए पीपीपी जी आती है कि हमारे इनके साथ सियासी अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, अडियाला जेल के बाहर जो सूरत हाल हमने देखी है, जिस तरह से शदीद सर्दी में वहाँ पे पीटीआई के जो कारकुनान थे उनके ऊपर पानी फेंका गया, इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये ज्यादती नहीं है? जेल मैनुअल के मुताबिक जिसका जिस दिन मिलने का है या कोर्ट ने जिसको मिलने की हिदायत दी है सिर्फ वही वहाँ आएंगे, और इसको अब डिसिप्लिन किया जाएगा, और नुक्से अमन के खतरे में कोई भी ऐसी चीज जो नुक्से अमन को खराब कर सकती है, नुक्से अमन पैदा कर सकती है, उस चीज को अब अडियाला जेल के बाहर नहीं होने दिया जाएगा। ये डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ये बताएं कि अब जिस तरह से अभी आप खुद भी जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया, फिर ये जो राब्ता है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हुआ है, और फिर पीपल्स पार्टी को हमने देखा कि 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की भी दावत दी गई। क्या लगता है आपको अब इन फ्यूचर इसके किस तरह के नताइज सामने आएंगे? जहाँ भी मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होते हैं, उसके नताइज अच्छे होते हैं। डायलॉग से, मुज़ाकरात से कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा है। उसमें तो ये है ना कि अगर आप एक फरीक ये समझता है कि मुझे फायदा नहीं पहुंच रहा है बल्कि दूसरे को पूरा फायदा जा रहा है, तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। लिहाजा मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा मुज़ाकरात और दरवाजा बात करती है।
ठीक हो गया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम बात करेंगे कराची के बाहिम्मत अमानुल्लाह खान की, जिन्हें लोग मोहब्बत से साइकिल खान के नाम से जानते हैं। उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो पाकिस्तान में आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो जब साइकिल चलाते हैं तो वो पूरे मुल्क का विज़िट करते हैं। चाहे कराची से कश्मीर की बात की जाए, चाहे कश्मीर से कराची की बात की जाए, वो साइकिल में सफ़र करते हैं और तमाम तर एरियाज़ को साइकिल में घूमने का उनके पास एक मुनफरद रिकॉर्ड मौजूद है। हम अगर लोग जाते हैं कहीं पर ट्रैवलिंग करने के लिए तो हम बसेस का सहारा लेते हैं, जहाज़ों का सहारा लेते हैं, लेकिन साइकिल खान अपनी साइकिल पर ही मुजफ्फराबाद भी जाते हैं, नीलम भी जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, खैबर भी जाते हैं, कराची भी जाते हैं, बलूचिस्तान भी जाते हैं, यू नेम इट, जहाँ जहाँ का नाम लेंगे वहाँ पे साइकिल खान यानी कि अमानुल्लाह खान जाते हैं। बिल्कुल जी, और आज साइकिल खान यानी अमानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अमानुल्लाह खान। सबसे पहले तो हमें ये कहानी बताएं ना कि आपको साइकिल खान का खिताब क्यों मिला? क्या आप साइकिलिंग करते रहते थे और ऐसे ही लोगों ने खिताब देना शुरू कर दिया? इसके पीछे असल कहानी क्या है? असल में मैं साइकिलिंग तो कर रहा होता था, अच्छा। तो हमारे एक मैनेजर साहब थे, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया था। तो जब भी आते इस्लामाबाद से मुझे कहते साइकिल खान। तो बहरहाल फिर मुझे आइडिया है, मैंने कहा मेरे चैनल का नाम मैं इसी नाम से रख लेता हूँ। अच्छा, तो दिस साइकिल खान मैंने फिर अपने चैनल का नाम रखा। कब से तो कर इस रहे हैं ये तरह साइकिलिंग आप? मुझे तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अमान भाई, एक ज़माने में ना मैं क्रिकेट कमेंट्री किया करता था और मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर था जिसमें मैं कहता था ऊंचा लंबा और फलक शगाफ। तो मैं एक शॉप पे गया तो उसने कहा फलक शगाफ भाई आ गए। उसके बाद अगले 6 महीने तक ना मैंने फलक शगाफ का नाम नहीं लिया। मैंने कहा यार मेरा नाम लोग वो जो है ना फलक शगाफ ही रख दिया। तो आपको ये साइकिल कहना पसंद है या मेरी तरह कभी कभार आप माइंड भी करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता, क्योंकि साइकिल चला रहा हूँ और साइकिल खान मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो ये अगर मुझे कोई कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। सही। अच्छा अमानुल्लाह, ये बताएं कि क्या आपने क्यों साइकिल का इंतखाब किया गाड़ी को छोड़ के? मतलब जिस तरह हम हमेशा से बात करते हैं कि जी अब तो डिजिटल दौर है, क्राइम भी डिजिटल होते जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, इसमें आपने गाड़ी भी छोड़ दी और बाकी जहाज़ पर भी सफ़र उस तरह नहीं किया, सिर्फ साइकिल का इंतखाब क्यों? देखिए जी, मैंने देखा कि सब गाड़ियों में, बाइकों पे, बसों में इस पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आना जाना उसी पे। अब फिटनेस की तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। अच्छा। हमारा जो खाना पीना है वो ठीक थोड़ी है। हम हर टाइम खा रहे हैं और बेइंतहा खा रहे हैं, और ना कोई एक्टिविटी है ना कोई एक्सरसाइज है। मैंने कहा साइकिलिंग करते हैं, उसके साथ साथ एक्टिविटी भी चलती रहेगी, घूमते भी रहेंगे, अपने मुल्क को एक्सप्लोर भी करेंगे, लोगों से भी मिलते रहेंगे। क्योंकि साइकिल चलाने वाले को लोग रोकते हैं, मिलते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, मेहमान नवाजी की ऑफर करते हैं। तो इस वजह से साइकिलिंग एक अच्छा मतलब ट्रेवल होता है। अगर आप साइकिलिंग पे एडवेंचर करते हैं, निकलते हैं, टूर करते हैं, तो वो अच्छा रहता है। ये कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोकता। बिल्कुल ऐसी है। अमान, मुझे ये बताइएगा कि फ्रॉम कराची टू कश्मीर आप किन किन एरियाज से गुजरे? आपको तो उन एरियाज को आप जुबानी भी याद रखते होंगे, उनकी मेहमान नवाजी को जुबानी याद रखते होंगे। और इस सफ़र के हवाले से बताइएगा, जो पहली दफ़ा आपने कराची से कश्मीर तक का सफ़र किया, वो क्या सोच के किया था और किस तरह का आपको वेलकम मिला? किस तरह की मुश्किलात हुई? चैलेंजेस भी आते हैं, रात रहने के लिए कभी कभार जगह नहीं मिलती है। तो सारे सफ़र के हवाले से हमें बताइएगा। देखें जी, जब ये काफ़ी टाइम से मैंने प्लान किया हुआ था कि मैंने टूर पे जाना है। बहरहाल फिर अल्लाह का नाम लिया और मैंने अपना ट्रैवल कराची से स्टार्ट किया 10 अक्टूबर को, और मैं ठट्टा पहुंचा। ठट्टा से फिर मैं निकल के हैदराबाद से फिर भिड़शाह से नवाबशाह, पीर वसान, खैरपुर, सखर, मीरपुर, माथेलो, रहीम यार खान, उसके बाद लियाकतपुर, अहमदपुर, दुनियापुर, इस तरह चीचा वतनी, ओकाड़ा, फिर लाहौर। यूट्यूब वीडियोस में जो है ना, मैं अब सिर्फ लाहौर तक पहुंच पाया हूँ। अच्छा, कैसी मेहमान नवाजी आपने लोगों की पाई? यूट्यूब पे लाहौर तक पहुंचे, वैसे कश्मीर तक भी पहुंचे हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मिली मुझे। सिंध के लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, इज्जत दी, मोहब्बत दी, प्यार दिया। फिर पंजाब के लोगों ने इसी तरह। मतलब अगर देखा जाए तो अब हम पाकिस्तानी हैं मेहमान नवाज लोग। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर मैंने प्लान किया बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान को भी एक्सप्लोर करना है, देखना है। पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है।
दुनिया भर के सयाह आते हैं हमारा मुल्क देखने के लिए, घूमने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी निकलें, टूर करें, सयाहत करें, अपने मुल्क को देखें, अपने गांव देहात देखें, अपने लोगों को देखें, वहाँ का खाना पीना देखें, कल्चर देखें, लोगों से मिलें। तो मतलब एक आपको मुस्बत सोच मिल जाती है ना। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और साइकिल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हर शख्स खरीद सकता है और हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि साइकिल पे हम जाएं, क्योंकि साइकिल पे तो ना पेट्रोल का खर्चा, ना किसी और चीज़ का खर्चा। लेकिन अगर कोई ऐसा एडवेंचर करना चाहता है तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ का, या पिछले सवाल के जवाब में आपने और तो चीज़ें बताई हैं, लेकिन चैलेंजेस का मैंने बताया था, वो चैलेंजेस भी बताइएगा कि एक साइकिलिस्ट को चैलेंजेस कितने दरपेश होते हैं अपने इस लंबे सफ़र में। चैलेंजेस आपको पता है कहाँ मिलते हैं? जब आप एक हाईवे पे चढ़ते हैं जहाँ पर ये ट्रक ट्राले और बसेस चल रही होती है ना, जब आप उस रोड पे चल रहे होते हैं ना, तो आपके लिए फिर मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि वो फिर आपको रोड पे ठीक से चलने नहीं देते। और ये इसी तरह मेरे साथ होता रहा है। मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा हूँ, मैं ज़हनी तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हूँ, जिसकी वजह से ना फिर इंसान जल्दी थक जाता है। अगर आप फ्रेश माइंड के साथ चल रहे होते हैं ना, आपके आसपास ग्रीनरी हो, लोग अच्छे मिल रहे हो, तो आपका वो जो सफर होता है ना, वो बहुत अच्छे से गुजरता है। फिर आपको थकावट का एहसास नहीं होता। आप जब इस तरह के रोड पे चलते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, आप जल्दी जो है ना, मतलब आपका दिल खराब होना शुरू हो जाता है कि भी मैं कहाँ घूम रहा हूँ। और फिर जाहिर है साइकिलिंग भी आपको बहुत एहतियात से करनी होती है, साइकिल बहुत एहतियात से बिल्कुल। चलानी होती है। अच्छा बिल्कुल। मानुल्लाह, इसमें ये बताएं कि जाहिर है आप इतने दूर दूर तक सफ़र करते हैं, बहुत से लोग जैसे पहले हसनैन ने भी कहा, आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साइकिल की मेंटेनेंस के हवाले से किस तरह की साइकिल आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ग्लव्स किस तरह के हों, शूज़ किस तरह के हों, हेलमेट आपकी किस तरह से होनी चाहिए, ये भी लोगों को बताइएगा अगर कोई सफ़र करना चाहे आपकी तरह तो। नहीं, वो खैर वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो पूरा एक प्रोफेशनल किट यूज करते हैं। मैं तो नॉर्मली अपने जॉगर्स में गया हूँ। अच्छा। नॉर्मली मेरी ड्रेसिंग थी और ये साइकिलिंग वाली जो शर्ट है, इस तरह की शर्ट में पहन के मैंने ट्रेवलिंग की है। बाकी आपकी साइकिल एकदम ओके होनी चाहिए, साइकिल किसी अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। अच्छा। और बिल्कुल उसकी एक एक चीज़ ओके होनी चाहिए। उसके टायर न्यू होने चाहिए अगर आप लॉन्ग टूर कर रहे हैं, और उसकी चेन, शिफ्टर, चेंजर, ये सारा ओके होना चाहिए। मैं चेंज करवा लेता हूँ लॉन्ग टूर के लिए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। और लेट्स सपोज अगर रास्ते में कुछ कुछ हो साइकिल जाए की तो। खराबी हो जाती है, या फिर टायर में खराबी हो जाती है, या फिर आपको कुछ ऐसा दरपेश आया, तो उस वक्त आपने क्या किया अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं थे तो? नहीं, मैं चीज़ें लेके चलता हूँ ना। मेरे पास स्पेयर में भी फोल्डिंग वाला टायर है जो मैं फोल्ड करके मेरे बैग में रखा हुआ है। बाकी पंचर फिक्स का सारा सामान है मेरे पास। और ये बड़ी चीज़ों की अगर बात की जाए, अगर कोई हादसा हो जाए तो वो तो मतलब नसीब की बात है। अगर हो जाए तो, अगर साइकिल डैमेज हो जाए तो अलग चीज़ है। बाकी मैं सारी चीज़ें अपने साथ लेके घूमता हूँ। सही। सही। और बाकी वैसे ये है कि इसमें तो ऐसा कोई खर्चा नहीं है पेट्रोल वगैरह का, लेकिन हाँ, जाहिर है बिल्कुल। जब आप इतने दूर जाते हैं तो फिर भी आपको कोई कुछ ना कुछ तो आपकी जेब से खर्च होता ही है, तो कोई कॉस्ट हाँ, भी बिल्कुल है होता। इस चीज़ की अगर आप ओवरऑल सफ़र करें इतना दूर तो? हाँ, कॉस्ट तो खर्चा तो आता है ना, क्योंकि आप जहाँ रुकेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी रिश्तेदार दोस्त अगर के यहाँ रुकते हैं तो वो अलग चीज़ है। अगर आपको इस तरह का नहीं है तो फिर आपको तो होटल लेना ही पड़ता है। तो मैं इस तरह होटलों में रुकता हुआ गया हूँ। बाकी फिर वो मेहमान नवाजी होती रही है मेरी पंजाब में काफ़ी इलाकों में, जैसे रहीम यार खान में, लियाकतपुर में, गुजरांवाला में, सुहावा सिटी में, लाला मूसा में, जेहलम में। काफ़ी लोगों ने मेरी मेहमान नवाजी की, मुझे वेलकम किया, बाइकर्स ने किया। लेकिन पंजाब की जो अब मुझे ये बताइएगा ना, गजल ने जो पूछा था कॉस्ट के हवाले से, कि आप जब कराची से स्टार्ट हुए और फ्रॉम कराची टू कश्मीर किस पॉइंट तक गए, ये आप मुझे प्रिसाइसली बताइएगा। और इस पूरे उसमें मेहमान नवाजी को छोड़ के आपके कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये भी तो बताएं ज़रा। हाँ, मैं कराची से निकल के चकोटी बॉर्डर तक गया हूँ, कश्मीर चकोटी बॉर्डर तक। सही। ठीक है, मुजफ्फराबाद से निकल के चकोटी बॉर्डर तक गया हूँ। जो मेरा खर्चा आया टोटल, वो तकरीबन 50,000 आया। बस। और ये कितने दिन का सफर था? ये तकरीबन 28 दिन का सफर था। 28 दिन? 28 दिन का? बस। जी
बस 28 दिन तकरीबन आप महीना ही कर लें, 1-2 दिन महीने में ऊपर पूरा लगा पाकिस्तान, और वो भी 50,000 में। 50,000 में। हाँ क्या बात है, हाँ। क्या बात है, क्या बात है। सही। अच्छा खर्चा कम आता है साइकिल पे ट्रैवलिंग करने का, ये फायदा है कि आप, हाँ, आपका फ्यूल के जो पैसे होते हैं ना वो जो बच जाते हैं। कमरा देने वाला भी होता है ना, वो भी कहते हैं बेचारा साइकिल पे है, सस्ता दे दे इसको। सही। अच्छा अमानुल्लाह, ये बताएं कि जाहिर है आप नेचर के करीब होते हैं और आप साइकिलिंग भी इस तरह करते हैं खुद को फ्रेश करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं, तो क्या रास्ते में कभी ऐसा हुआ कि कोई नौजवान हो जो आपको ज्वाइन करते हो या आपसे इंस्पायर होते हो? हाँ, मुझे इस्लामाबाद से एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था, पर मुझे अच्छा। याद ही नहीं रहा ना उनसे अच्छा। कांटेक्ट करना, मैं भूल गया। तो फिर वो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे उस दिन, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने गिला भी किया कि आपने मुझे मैंने कहा मैं भूल गया था, सॉरी। वो अच्छा। मुझे ज्वाइन करना चाह रहे थे और मेरे साथ कश्मीर तक जाना चाह रहे थे। सही सही, दैट्स वेरी ग्रेट। और मुझे फ्रॉम कराची टिल मैं चकोटी की बात करूंगा, इस पूरे इलाके में जाते हुए आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के कोई मसले दरपेश हुए या नहीं हुए, और किस इलाके की सेफ्टी सिक्योरिटी आप देख के हैरान रह गए यार कि यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है? सिक्योरिटी के इशू तो लोग डरते हैं वैसे सिंध में ना, हालांकि मैं बिल्कुल रिलैक्स निकला हूँ वहां से, रिलैक्स होता हुआ, घूमता हुआ, लोगों से मिलता मिलाता हुआ मैं पहुंचा हूँ सखर तक। फिर वहां से जो है ना थोड़ा इशू था, मुझे थोड़ा डर था, मगर मैं फिर भी मैंने कहा अपना टूर खराब नहीं करना है, साइकिल पे ट्रेवल करना है। तो बहरहाल इस तरह से मैं निकला हूँ, वहाँ पंजाब तक मैं एंटर हुआ हूँ। सिक्योरिटी आपको तो पता है हालात कैसे हैं यहाँ पर, मगर फिर भी जो है ना मैंने ये टूर किया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और चकोटी बॉर्डर तक, कश्मीर से चकोटी बॉर्डर तक मुझे वहाँ की जो टूरिज्म पुलिस है उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल किया। अच्छा अमानुल्लाह, अक्सर जिस तरह भी आपने जिक्र किया ना कि आपको 28 तकरीबन 1 महीना आपको लगा ये सफ़र करने में, जी। तो आपकी क्या प्रायोरिटी होती है, क्या आपकी तरजीह होती है कि आप सफ़र दिन में करते हैं या आप रात में भी सफ़र कर लेते हैं? हाँ, मेरी कोशिश दिन में ही होती है। मैं क्योंकि सुबह सवेरे निकलने की करता था, 6:30-7 बजे तक मैं निकल जाता था, ताकि 10-11 बजे तक ना 40-45-50 किलोमीटर की राइड हो जाती है। सुबह का टाइम होता है, ठंडा टाइम होता है, तो जब दोपहर होती है तो फिर आप थोड़ा सा थक जाते हैं, फिर आपको पसीने भी आते हैं। तो सुबह के टाइम में जो है ना इस तरह का सीन नहीं होता, आप इजीली जो है ना 40-45 किलोमीटर की राइड कर लेते हैं 10-11 बजे तक। ठीक हो गया। और अमानुल्लाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप कराची से स्टार्ट हुए, चकोटी तक गए, लेकिन लेफ्ट राइट में बहुत सारे इलाके आपने छोड़ दिए, जिसमें शायद मरी है, एबटाबाद है, हाँ। बालाकोट है, कागान नारान है, फिर दूसरी साइड पे गुजरात तक का इलाका आपने छोड़ दिया। तो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक दफ़ा आप फिर आएंगे और ये सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, और जहाँ पे आपने 28 दिन लगाए वहाँ पे 3 महीने लगाएंगे और पूरा नॉर्थ एक्सप्लोर करके जाएंगे? हाँ, ये प्लान भी है मेरे पास, मगर उससे पहले मैं चाह रहा था कि मैं उम्रा कर लूँ साइकिल पे, एक इंटरनेशनल टूर कर लूँ। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल हाँ फरमाए। जी। सही। तो ये इरादा जी। आपका कब है? ये बस अल्लाह पाक जब चाहेंगे, चलें, अब वो मेरे, हाँ, ये वसाइल अल्लाह जैसे अल्लाह होंगे करे कि मेरे पास आपका जो इंशाल्लाह। उम्रा है वो भी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और आप इसी तरह से पूरा पाकिस्तान भी एक्सप्लोर करें। अमानुल्लाह खान, साइकिल खान हमारे साथ मौजूद थे। सब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गपशप करके बहुत ही अच्छा। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, और आज हम विटामिन्स के हवाले से बात करेंगे। कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो ज़रूरी होते हैं, लेकिन हर मौसम में जिस्म की ज़रूरतें बदल जाती हैं। सर्दियों में कौन से विटामिन ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, गर्मियों में जिस्म को किस चीज़ की कमी पूरी करना पड़ती है, और बाहर या फिर मानसून में कौन सी ग़ज़ाएँ हमें इजाफी ताकत देती हैं। लेकिन आज जो हमारा मौजूए बहस होगा वो सर्दियों के हवाले से होगा, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं कि मौसम में कौन से विटामिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा मौसम सरमा में ज़्यादा मुफीद हैं, और क्यों मुफीद हैं, ताकि हम अपनी ग़ज़ा में उनको शामिल कर सकें और बेहतर तरीके से अपनी सर्दियों को एंजॉय भी कर सकें। और वो जो सर्दियों वाला फेज़ है ना, हमें जो बहुत ज़्यादा फील होता है वो इसी वजह से होता है कि विटामिन्स की कमी होती है और मिनरल्स की कमी होती है हमारी लाइफ में, और हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही होती है। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मिनाहिल। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मिनाहिल, जहाँ पर इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर गर्मी है,
हम गर्मियों के हवाले से भी जानेंगे और यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ है सर्दी, हम सर्दियों के हवाले से भी जानेंगे कि कौन से विटामिन हमारे लिए बेहतर होंगे। मिनाइल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से अब यहाँ की बात पहले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि हमें सर्दियों में किन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए? वैसे जितना हमें मालूम है वो सी है और डी है, आई थिंक सो, लेकिन बेहतर तरीके से आप बता सकती हैं। मिनाइल, आपको आवाज़ आ रही? क्योंकि सर्दियों में स्किन की ड्राइनेस और स्किन के मसले ज्यादा होते हैं। जी, मुझे आवाज आ रही जी जी है? बिल्कुल। आप लोग मुझे सुन जी सकते हैं? जी 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 प्लीज। हेलो। जी 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 मिनाइल। ओके, तो जहाँ तक सर्दियों की बात है तो स्किन की ड्राइनेस, डलनेस ज्यादा होती है सर्दियों में। इसकी वजह से सर्दियों में जो है वो विटामिन सी और विटामिन ई बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारा सनलाइट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होता, तो विटामिन डी, तो ये आपको सप्लीमेंट फॉर्म में भी मिल जाता है और फूड आइटम्स के थ्रू भी। अब अगर हम विटामिन सी को देखें तो हमें ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, इन चीज़ों से मिल जाएगा। अगर हम विटामिन डी देखें तो हमें चीज़ से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट्स से, और सनलाइट एक्सपोजर अगर तो आपका होता है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट ले लें। और इसके साथ विटामिन ई है तो वो हमें सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड और पीनट से मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमने ना जो आपने विटामिन डी की बात की है, हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि सूरज के सामने बैठ जाएं, उसके अलावा कोई विटामिन ना लें सर्दियों में, और यही होता है बस 4 बजे सूरज ख़त्म हुआ, हम नीचे आ गए। सो ये कितना ज़रूरी है कि हमने तमाम तरह विटामिन को लेना है ताकि आपकी जो सर्दी है वो भी अच्छी गुजरें, आपकी बॉडी के ऊपर जो इसके असरात मुरतब होते हैं वो भी उस तरह से ना हो, और वो जो हर चीज़ में ना आपको सर्दी में नज़र आता है कि वो ख़राब हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि हम भी उसमें कुछ ना कुछ कोताही करते हैं। देखिए, विटामिन्स इतने ही जरूरी हैं, जैसे अगर मैं 2 ब्लॉक्स लेती हूँ वुड के और उनको मैंने नीडल के साथ जोड़ना है, तो जो नीडल है वो हमारी विटामिन और मिनरल्स हैं। अगर हम उस नीडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ना वो वुड ब्लॉक्स जुड़ेंगे, ना ही उनका बैलेंस होगा, ना ही फंक्शनिंग होगी, और ना ही हम कोई अच्छी चीज बना सकेंगे। तो सेम गोज विद आवर बॉडी। नीडल की तरह ही हमारे विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें हेल्प करते हैं एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बूस्टिंग के लिए। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं। मैंने भी देखा है लोग सिर्फ 2 अंडे ले रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी हमारी प्रोटीन, विटामिन सब हो गया, आज शाम को एक रोटी सालन के साथ। तो ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स को कंप्लीट नहीं करता। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, उसमें देखें कि आपकी क्या रेंजेस हैं। विटामिन डी या किसी भी सप्लीमेंट को ऐसे नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जी विटामिन डी फुल था फिर भी उसके सप्लीमेंट्स ले रहे थे, तो वो जब एक्सेस में हो जाता है फिर इन्फ्लेमेशन आती है बॉडी में, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, रेडनेस। तो कभी भी टेस्ट के बगैर कोई भी विटामिन आपने नहीं लेना। सही। और मिनाइल, इसके साथ ये भी बताएं कि जो हमारी स्किन है या हमारे जो बाल हैं, हमने अक्सर सर्दियों में देखा है कि बाल भी बहुत गिरते हैं, इसके साथ स्किन भी काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इसमें इस सूरत हाल में कौन से विटामिन लेने चाहिए? अगर हम खुराक की बात करें तो किन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए सप्लीमेंट्स के अलावा? सप्लीमेंट्स के अलावा आप स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप संघाड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम चेस्टनट भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ चिया सीड का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, पीनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ आप अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें विटामिन और मिनरल दोनों चीज़ों के, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई भी डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आपको होती है तो उसमें भी बाल गिरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता। आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें भी चीजें नजर आएंगी, पेलनेस हो जाएगी स्किन की। इसी तरह अगर आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रही है तो हो सकता है कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, तो आपने ब्लड टेस्ट करवा लेने हैं फिर। सही हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि अगर विटामिन सी की बात की जाए तो क्या ये आपको बीमारियों और नज़ला जुकाम से बचाने में साजगार साबित होता है, और किस मौसम में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है? अच्छा, ये विंटर्स में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो विंटर्स में बहुत वीक हो जाती है। जैसे आपने देखा हमें कफ, कोल्ड, फीवर, ये ज्यादातर हमें विंटर्स में इसलिए होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो सर्दी से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। ये हमारी इम्यूनिटी बेहतर करता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, डाइजेशन को हेल्प करता है, स्किन पे नजर आ जाता है। अगर आपका विटामिन सी अच्छा नहीं है, स्किन ड्राई होगी, डलनेस होगी। तो हम क्या करते हैं, हम जाके मॉइस्चराइजर्स यूज करना शुरू कर देते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं। वो अच्छी चीज है, लेकिन आप साथ में ये भी देखें कि आप विटामिन सी इनटेक कर रहे हैं या नहीं। सही। अच्छा मिनाहिल, हम अभी इससे पहले सप्लीमेंट्स के हवाले से भी बात कर रहे थे ना, अगर कोई इंसान है कि वो हेल्दी भी है, हेल्दी डाइट भी लेता है,
तो क्या उसके लिए भी फिर सप्लीमेंट जरूरी होंगे? क्योंकि अक्सर ये चीज देखी गई है कि लोग हेल्दी डाइट तो ले रहे होते हैं लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। हो सकता है जो लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, उनमें B12 डेफिशिएंसी आ जाती है। ये एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसमें हाथों पे नमनेस होगी, आपको लेज़ी रहेंगे, मूड स्विंग्स होंगे। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि सोने के बाद भी अगर आपको थकावट है, तो आपको कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। तो फिर आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना टेस्ट करवाएँ, उससे आपको पता चल जाएगा कौन-सा लेना है। लेकिन अगर विंटर्स में आप कोई मल्टीविटामिन्स लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और विंटर्स में सबसे अच्छे जो सप्लीमेंट्स आपके लिए रहेंगे, वो विटामिन सी का होता है, फिश ऑयल सप्लीमेंट होता है, विटामिन ई सप्लीमेंट है और मल्टीविटामिन्स है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि अपने टेस्ट करवा लें, और हर इंसान को अपनी बॉडी टाइप का, बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है, ये पता होना चाहिए। अब हो सकता है मैं किसी और बॉडी टाइप के लिए बता रही हूँ और वो आप भी लेना शुरू कर दें, तो वो आपके लिए सही ना रहे। अच्छा, इससे पहले कि मैं मनाइल से और भी सवालात करूं, मैं चाहता हूं कि आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं मनाइल से। इसके हवाले से मैं नंबर भी आपको बताता चलूं कि 2 नंबर्स है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-890-1007। ये दोनों नंबर्स इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अच्छा मनाइल, मेरा वही सवाल जिस तरह गज़ल ने आपको सप्लीमेंट्स के हवाले से पूछा था, अब कीप इट प्रिसाइज के मेरा सवाल ये है कि एक विटामिन की कमी तो हर शख्स को हो भी सकती है, लेकिन विटामिन की ज़रूरत भी है। अगर कमी नहीं भी है तो वो ज़रूरत भी है। लेकिन हमने अपने मुआशरे में देखा है, हमारी सोसाइटी में देखा है कि हम अगर एक तरफ फ्रूट्स रखे हैं और वो तमाम चीज़ें रखी हैं जो हमें विटामिन्स दे रही हैं, लेकिन हम उनकी तरफ नहीं जाते। लेकिन डॉक्टर जब हम कहता है तो हम विटामिन को सप्लीमेंट की सूरत में लेना स्टार्ट कर देते हैं, टैबलेट्स की सूरत में लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसको आप किस तरह से देखती हैं? हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं, या दोनों ठीक है? देखिए, दोनों ठीक है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं होता चीज़ें प्रिपेयर करने का या खाने का उस तरीके से, तो आप उसमें सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और कुछ लोगों का मसला ये है कि वो वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग मीट ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग दूध नहीं ले सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे मसले जब आप फेस करते हैं, तो आप सप्लीमेंट्स बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप फूड आइटम से, अपने नेचुरल सोर्सेज से हर चीज जब कंप्लीट कर सकते हैं तो करें। लेकिन अगर टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो सप्लीमेंट्स भी ठीक है। सही। अच्छा मनाहिल, फिर जिस तरह हम सप्लीमेंट्स की अभी बात कर ही रहे हैं कि किस तरह से और किस वक्त लेने चाहिए, तो इसका एक्सेस इनटेक भी तो इट कैन बी हार्मफुल ना? यस, इट कैन बी हार्मफुल, लेकिन फिर वही बात है कि आपको पता होता है कि आपकी क्या डेफिशिएंसी है। तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे किस डोज में लेना है, क्योंकि हर सप्लीमेंट की अपनी डोज है। तो अगर आप वैसे पूछ रहे हैं कि हेल्दी हैं, तो हाँ, ले सकते हैं आप सप्लीमेंट्स बिल्कुल। लेकिन डोज आपने हमेशा डॉक्टर की दी हुई ही फॉलो करनी है। और जो मसला ये आता है वो ये आता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा सप्लीमेंट किस टाइम पे लेना है। ठीक तो हो गया। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मोहम्मद आजम साहब फ्रॉम गुजरावाला। जी आजम साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा ट्राइग्लाइसराइड बढ़ा हुआ है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद साहब फ्रॉम गुजरावाला। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जी, मेरा ट्राइग्लाइसराइड बढ़ा हुआ है, कम होता ही नहीं है, 350 से कम आता ही नहीं है। अच्छा, ठीक, जी जी ठीक हो गया। अभी आप हमें सुनते रहिएगा, मिनाइल आपको जवाब देती है। जी मिनाइल। कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो शलजम का इस्तेमाल कर लें। इसके साथ ही साथ आपने स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करना है एज अ स्नैक। और अगर कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई चीज़ सबसे बेहतरीन है तो वो है गार्लिक। थोड़ा सा गार्लिक, पिंच ऑफ गार्लिक लेके बेशक उसका कावा बना लें या उसको वैसे आप खाएं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर उन लोगों को मसला आता है ट्राइग्लिसराइड लेवल का जो बाहर से खाने खाते हैं। तो आपने बाहर से खाना स्टॉप करना है, लिमिट कर दें, 2 से 3 दफ़ा लें महीने में, इससे ज़्यादा ना लें। अपने ऑयल्स जो हैं वो खाने में कम रखें। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वेट की वजह से भी ये मसला आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सही। एक और कॉलर हमारे साथ रावलपिंडी से है, नादिया। नादिया, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है नेचुरली, और दूसरा थायराइड के बारे में भी बताइएगा कि थायराइड के लिए क्या यूज करें, क्या ना यूज करें, ये भी बताइएगा काइंडली। ठीक है नादिया। जी मनाहिल, एक तो विटामिन डी की कमी नेचुरली किस तरह से हो सकती है?
विटामिन डी की कमी के लिए आपने एनिमल प्रोडक्ट्स लेने हैं, यानी कि लिवर मीट हो गया, इसके अलावा एग्स हो गए, चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया। लेकिन वही बात है कि विटामिन डी जो है वो फूड से आप इतना कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप मछली ले रहे हैं तो वो इस हद तक आप नहीं ले सकते कि विटामिन डी पूरा कर लें। तो बेहतर यही है कि आप साथ में सप्लीमेंट को भी स्टार्ट करें और अपना सन एक्सपोजर भी रखें। और सेकंड क्वेश्चन था थायराइड का। थायराइड में बेस्ट चीज़ ये है कि आपने सेलेनियम और जिंक, ये 2 चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा रखनी है। ये चीज़ें आपको ब्रेज़ल नट से मिल जाएँगी, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो रोज़ एक ब्रेज़ल नट आपने लेनी है। और इसके अलावा हमारे पास जो सीड साइक्लिंग है, सेसमी, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड, ये सारे सीड्स का इस्तेमाल करना है आपने। और इसके साथ ही साथ अपनी डाइट में आपने स्टार्ची फूड आइटम्स को ज़्यादा नहीं रखना, जैसे कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया। स्वीट पोटैटो आप रख सकते हैं, लेकिन सॉल्टी पोटैटो का इस्तेमाल ना करें। अच्छा मनाइल, बहुत सारे लोग ये थायराइड के हवाले से ये कहते हैं कि इसके हवाले से आपको डॉक्टर की प्रिकॉशंस के ऊपर भी अमल करना चाहिए। वो जो टैबलेट्स देते हैं वो जब तक आप नहीं खाएंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा, और ये टैबलेट आपको बड़े लंबे अरसे तक खानी पड़ती है और ये आपकी ज़िंदगी के साथ होती है। और ये जो आपने बात की है, लोग कहते हैं कि शायद ये दूसरी ग़िज़ाओं से पूरी हो सकती है लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, ये आपको कोई नुकसान ना दे रही हो बॉडी में, लेकिन ये स्टे करेगा। और जहाँ तक डोज़ की बात है, एक दफ़ा अगर आपने इसकी मेडिसिन स्टार्ट की है, तो ये बात सच है कि आपको लाइफ़ टाइम उसको रखना पड़ता है अपनी लाइफ़ में। लेकिन ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बहुत कम डोज़ दी है, उसके बाद डिसकंटिन्यू करवा दी है, कहा है अब ना लें, तो आप फिर नहीं लेते हो। लेकिन ये बात सच है कि फिर आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डॉक्टर डिफरेंट इसलिए देते हैं क्योंकि थायराइड की भी टाइप्स होती हैं। हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है। दोनों के ट्रीटमेंट्स, दोनों के लिए फूड आइटम्स, हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सही। अच्छा नादिया को इससे पहले जो आपने बताया था थायराइड के हवाले से, तो उसमें मुझे बताइएगा कि वो, अच्छा एक कॉलर ले लेते हैं। मोहम्मद इसरार साहब हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं। जी इसरार, क्या सवाल है आपका? जी जी जी, मेरा सवाल है कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं जी। ठीक हो गया, अभी आपको जवाब मिल जाता है। इसरार साहब के बाल बहुत गिर रहे हैं, मनाइल, पूरे पाकिस्तान का मसला है। 3 टेस्ट अच्छा, पहली चीज तो आपने ये देखनी है कि आपको डैंड्रफ तो नहीं है। अगर डैंड्रफ है तो उसको आपने मैग्नीशियम जो है वो अपनी डाइट में ज्यादा रखना है, जो आपको डार्क चॉकलेट, रेजिन, वॉलनट, आलमंड, इन चीजों से मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर बाल बहुत गिर रहे हैं तो आपने जिंक का टेस्ट और विटामिन डी का टेस्ट, और साथ में सीबीसी भी करवा लें, क्योंकि बाज दफा अगर आयरन लेवल लो होता है तब भी ये मसला आता है। तो ये 3 चीजें कर लें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम सप्लीमेंट्स देखें तो इसमें बायोटिन भी अच्छा है, जिंक भी अच्छा है, फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट भी अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें आपके डॉक्टर आपको बेहतर बताएंगे, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक हो गया, आपने बायोटीन की, जिंक की बात कर दी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में हमने उमूमन देखा है कि आपकी खुश्की बालों में उसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और थोड़े से बाल जड़ना ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली वो गर्मी में कम हो जाते हैं। सो इस सूरत हाल में कुछ केसेस ऐसे भी तो होंगे जिनको इग्नोर करना चाहिए कि सर्दियों में होता है, गर्मी में नहीं होता। मनाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, डिपेंड करता है। अगर आपके बाल ज्यादा नहीं गिर रही, मैं सुन रही हूँ आपको। जी जी आप लोगों प्लीज को आवाज आ रही प्लीज, है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। हेलो। जी 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 बनाए। अच्छा, तो जो ड्राइनेस का मसला है, बेशक स्किन पे है या बालों पे है, इसके लिए अगेन विटामिन सी, विटामिन ई बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि सर्दियों में हम ज्यादातर बीमार रहते हैं, हमें कोल्ड का फीवर, ये चीजें रहती हैं, जिसकी वजह से हम फूड आइटम्स का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे बॉडी को। तो उस सिचुएशन में भी हेयर फॉल आ सकता है। और स्ट्रेस की वजह से भी बाज दफा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। तो आपने देखना है आपकी लाइफ में स्ट्रेस तो ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा बीमार तो नहीं होते हैं। तो इन 2 चीजों से आपको पता चल जाएगा। और जहां तक डाइट की बात है, तो इसमें विटामिन सी और विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विटामिन सी फिर वही ऑरेंजेस, आपको ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, लेमन से मिल जाएगा। विटामिन ई सनफ्लावर सीड, सेसमी सीड, स्पिनच, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं। सही। मोहम्मद सलमान साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सलमान, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल है कि जो आजकल सर्दी और गला खराब और जो फ्लू है, तो अगर हम बजाय दवाइयों के कौन से विटामिन हैं जो कि इस तरह इम्यूनिटी या इसको हमें बेहतर बना सकते हैं? ठीक, वेरी गुड क्वेश्चन। जी मनाल।
आपने शहद का इस्तेमाल करना है क्योंकि शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ ही आपने गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल करना है। गोल्डन मिल्क ये होता है कि उसमें आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है, पिंच ऑफ हल्दी एक ग्लास दूध में डाल के नीम गर्म रात को उसका इस्तेमाल करें। तो ये जो जो दोनों एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आपको ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी। इसके साथ ही आपने जो अपनी खुराक है वो नेचुरल चीज़ों से पूरा करें, बाहर से प्रोसेस फूड नहीं लेना, जूसेस नहीं लेने, और जो कैफीन इनटेक है वो 2 कप से ज्यादा सर्दियों में ना करें। ठीक हो गया। और ये मुझे बताइएगा कि ये जो विटामिन्स का इंटेक है ये हर मौसम में मुख्तलिफ होना चाहिए, इसके हवाले से भी आपको नज़र रखनी चाहिए कि इस मौसम में मैंने ये विटामिन लेना है, इसमें ये लेना है, या फिर आप सारे विटामिन जितने भी अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं हर मौसम में? देखिए, हर मौसम के हिसाब से जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन भी साथ में ही आता है डाइट के थ्रू। जैसे अगर सर्दियों में जो फूड आइटम्स अवेलेबल हैं वो गर्मियों में अगर नहीं है तो उसका सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। तो जैसे सर्दियों में ड्राइनेस हो रही है तो हमारे पास ऑरेंजेस आ गए हैं। गर्मियों में हमें हाइड्रेशन का मसला हो रहा है तो हम उसको क्यूकम्बर से पूरा कर रहे हैं, या हम वाटरमेलन या मेलन्स या ये चीजें ले रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि जिस मौसम में आपको जो चीज मिल रही है आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें। ये बिल्कुल ना करें कि बस मैंने रोटी ही खानी है, अंडे ही खाने हैं, बस उसके अलावा भी चीजों को ऐड करना शुरू करें। सही। थैंक यू सो मच। मिनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद थी और इन डिटेल डिस्कशन हमने की विटामिन्स के हवाले से, कौन कौन ले सकते हैं, कौन कौन सी एहतियात आप कर सकते हैं। यकीनी तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत मज़ेदार सेगमेंट है और हम हमेशा रोज़ कोई ना कोई इंटरनेशनल डे होता है। आज है वर्ल्ड माउंटेन्स डे मनाया जा रहा है और ये दिन दुनिया भर में पहाड़ों की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और ख़ास तौर पर माहौलियाती तब्दीली, पिघलते ग्लेशियर्स और पहाड़ी इलाकों में पायदार तरक्की जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए। इसी मौका पर आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवा रहे हैं जिन्होंने पहाड़ों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है और मुल्क का नाम रोशन करने के साथ साथ बहुत सी उन्होंने पहाड़ियों को सर भी किया है और उनका नाम है साद मुनव्वर। साद मुनव्वर, जिन्हें दी माउंटेन राइटर भी कहा जाता है, इस्लामाबाद से वो ताल्लुक़ रखते हैं और एक कोपिमा भी हैं और 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। ऊंची चोटियों पर चढ़ाई का सफ़र ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अकुनगागुआ, इसके साथ एल्ब्रस, किलिमंजारो, इसके साथ लबूचे पीक और बहुत सी ऐसी पीक्स हैं जो सर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि साद मुनव्वर पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को शुमाल की जानिब सर किया है। आज उन्हीं से हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नेशनल डे है, इसको आप किस तरह से मना रहे हैं और आपकी जो कोप एम आई का सफ़र है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? और हर इंसान के कैरियर में एक लम्हा ऐसा आता है जब वो सोचता है कि अब मुझे यही काम करना चाहिए, और आपको कब लगा कि आपको अब कोप एम आई ही करनी चाहिए और पहाड़ ही सर करने चाहिए? पिछले कोई 10 से 12 साल से जा रहा हूँ। ट्रैकिंग शुरू की, पहले तो हाइकिंग शुरू की, फिर ट्रैकिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता आई वुड से कि शौक मज़ीद डेवलप होता गया। और जिस तरह कहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, इसी तरह मेरा ये शौक जो है वो दिन दुगना रात चुगना बढ़ता गया। और बस फिर वो जितना जितना मज़ीद सफ़र किया, जब K2 पहली मरतबा देखा तो दिल किया अब और जगह देखें, एक पहाड़ सर किया अब दिल किया कि और पहाड़ सर करें। तो कोई ऐसा लम्हा एक स्पेसिफाई करना मुश्किल है कि उस दिन मैंने ये सोचा, लेकिन ये है कि 2012-13 में मैंने शुरू किया और उससे लेके आज तक हर साल मैं कह सकता हूँ कि शौक में इजाफा हुआ और जितने पहाड़ सर किए, जितने ट्रैकिंग की, मज़ीद दिल किया कि और पहाड़ सर करें। पाकिस्तान में की दिल किया पाकिस्तान से बाहर करें और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया और चलता रहा सफ़र। सही। अच्छा, जैसे कि आज ये वर्ल्ड माउंटेन्स डे है ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम हमेशा बैठकर बात कर लेते हैं लेकिन इसका असल मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस की क्या है, तारीख क्या है। मैं चाहती हूँ देखने वालों को आप बताएं कि पहाड़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, कल्चर के लिए, कम्युनिटी के लिए। इन चीज़ों को भी हाईलाइट करें। हमारे लिए समझ लें कि हर दिन ही नेशनल माउंटेन्स डे है। और क्योंकि अगर कुछ दिन हम कुछ हफ्ते या कुछ महीने जब शहरों में रहते हैं तो उसके बाद उदास होने लगते हैं और दिल करता है कि बस अब बहुत हो गया, अब वापस जाएं पहाड़ों में। और हमारी ज़िंदगी का बड़ा एक कह लें लाजमी सेंट्रल हिस्सा है पहाड़। और पहाड़ भी और पहाड़ों में जो हमारी दोस्तियां हैं, जो हमारे यार हैं जिनके साथ हम मिलकर पहाड़ सर करते हैं, या इवन
वो पोर्टर्स, वो गाइड्स, वो शेफ, वो हेल्पर्स, वो सब लोग जिनके साथ हम ये सफ़र करते हैं वो भी हमारे लिए वही उन्हीं पहाड़ों यादों का एक हिस्सा है। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा अहमियत है पहाड़ों की, और जैसे मैंने कहा हमारे लिए हर दिन ही ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप पहाड़ों पे खुद भी गए हैं, तो इसकी माहौलियाती तब्दीली जैसे मसाइल को आपने देखा होगा, ग्लेशियर्स को पिघलते हुए आपने देखा, तो आपने बतौर कोपैमा इन तब्दीलियों को किस तरह से देखा और कितनी खराबी है? ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जो असरात हैं। और स्पेशली इस साल भी हमने बहुत ज़्यादा देखा पहाड़ों पर भी, और पहाड़ों से मुंसलिक जो वादियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, सब जगहों पर हमने उसके आसार देखे। मैंने इस साल खुद माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया और वहाँ पर भी जो वेदर सिचुएशन थी वो बहुत दुश्वार रही, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वेदर हमें देखने को मिल रहा है, हाई विंड्स हमें देखने को मिल रही हैं और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हम अगर वादियों की बात करें और जहाँ पे माउंटेन कम्युनिटीज़ रहती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लडिंग देखी गई। अच्छा साथ, मुझे चूंकि हमारे पास थोड़ा समय है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा बातें आपसे पूछ लें, तो मुझे ये बताएं, जब मैं इब्तिदा में बात करती माउंट एवरेस्ट के हवाले से, नॉर्थ फेस को आपने सर किया, वहाँ पर आप गए, तो क्या लगा, कितना चैलेंजिंग है ये? इसलिए किया था कि अब तक किसी पाकिस्तानी ने माउंट एवरेस्ट को नॉर्थ साइड से समिट नहीं किया था, तो एक चीज़ थी जो कि मिसिंग थी और मेरे लिए भी एक तरह का चैलेंज था और एज अ पाकिस्तानी एक मोमेंट ऑफ प्राइड था कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए किसी कंप्लीट किया जाए इस मिशन को। तो वजह तो ये थी और चैलेंजिंग बिल्कुल था। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ओवरऑल माउंटेनियरिंग का वो बिल्कुल मुख्तलिफ था नेपाल की साइड से, और पहाड़ पे मैं थोड़ी सी गहमा गहमी होना, ट्रैकर्स का आना और बेस कैंप पे ज़रा ज़्यादा लोगों का होना ये बड़ा हेल्पफुल होता है। अच्छा। लेकिन नॉर्थ साइड पे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि लोग बहुत कम थे, क्लाइंबर्स बहुत कम थे, कम्युनिकेशन के मसाइल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल थे, ठंड बहुत ज़्यादा थी, विंड्स बहुत तेज़ थी, तो ये तमाम तर मसाइल थे। और बस लेकिन ये है कि माउंटेनियरिंग में जब आप कोई भी बड़ा चैलेंज लेते हैं तो उसमें दुश्वारियां और मुश्किलात तो होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारी पीक से जिनका आगाज में जिक्र किया था, अकोंकागुआ है, एल्ब्रस है, किलिमंजारो है, लोबोचे पीक है, इन सब पीक्स का आपने एक्सपीरियंस किया, कौन सी पीक आपको ज़्यादा मुश्किल लगी? पहले तो मैं बताता चलूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं हर बड़े आज़म का सबसे ऊंचा पहाड़ सर कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुल्कों में पहाड़ सर कर रहा हूँ, ताकि प्रोजेक्ट का नाम है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी थ्रू एडवेंचर। तो दुनिया में डिफरेंट तरीके के कल्चर जो हैं उनको एडवेंचर से जोड़ना और जो डाइवर्सिटी है दुनिया में उसको अप्रिशिएट करना, ये प्रोजेक्ट है। तो लोबोचे पीक पाकिस्तान की पहली टीम वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह लीड की, और अकोंकागुआ साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो बड़े आज़म एशिया से बाहर दुनिया की हाईएस्ट पीक भी है। तो इनमें मेरे ख्याल में अकोंकागुआ मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल साबित हुई, क्योंकि उसमें जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग थी वहाँ तक पहुँचना वो भी बहुत मुश्किल था। हम 4 फ्लाइट्स बदलते हुए और उसके बाद फिर 16 घंटे की फ्लाइट। अच्छा साथ, मुझे अब आखिर में ये भी बता दें कि जवान पहाड़ सर करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? मशवरा मेरा ये होगा यंगर जनरेशन के लिए कि वो स्टेप बाय स्टेप चलें, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, स्पेशली इस फील्ड में माउंटेनियरिंग में। इसमें शॉर्टकट्स के जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े ड्रास्टिक हो सकते हैं। मालूमात हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, मतलब इस फील्ड के बारे में मालूमात हासिल करें। जो सीनियर माउंटेनियर्स हैं उनकी सोबत में बैठें, उनसे सीखें, उनसे बात करें, टेक्निकल ट्रेनिंग्स लें और स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले छोटे ट्रैक्स करें, फिर बड़े ट्रैक्स करें, फिर पहली पीक की तरफ जाएं, फिर साथ साथ उसके लिए जो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है वो ट्रेनिंग्स लें। बट ये ना देखेंगे किसी को उन्होंने किसी की तस्वीर देखी है और किसी का इंटरव्यू सुना है तो बस सोचेंगे कल ही हमने ये कर लेना है। जिसने जो भी अचीव किया, जिसको भी आप देख रहे होंगे, उसके पीछे 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की कहानी होगी जो वो स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल ऐसी है। साद मुनव्वर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साद मुनव्वर हमारे साथ मौजूद है जो कि इंटरनेशनल डे के हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन नौज़ाद, आज की सुबह की शो से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।